नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आ गया है आपका होस्ट एंड दोस्त अंकित अवस्थी लेकर ताजा तरीन सवाल जो कि बने हैं कल रात तक की सुर्खियों से। स्वागत है मेरे सभी साथियों का जो मेरे साथ में इस समय लाइव जुड़ चुके हैं, अपने सभी साथियों को लाइव आने का इन्विटेशन भेज चुके हैं, पेन पेपर हाथ में है, इंडिया और वर्ल्ड का मैप साथ में है और जानने के लिए शुरू कर चुके हैं सारी बड़ी खबरें। आइए साथियों, शुरुआत करेंगे आज के सेशन में यह बताने की कि कौन सी खबर आपके लिए बेहद काम की है। उनसे पहले ये जान लेते हैं 5 बड़ी खबरें कौन सी हैं। उनमें सबसे पहली खबर, भारत और ब्रिटेन के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो कि 2022 की शुरुआत से डिस्कशन में चल रहा है, पूरा 1.5 साल जिसके डिस्कशन में निकल चुका है, ये अभी तक हो क्यों नहीं पा रहा है। और फिर से सुनने में आया है कि 19वें राउंड की वार्ता विफल रही और एक और वार्ता अब अपेक्षित है। तो बड़ा सवाल आज के सेशन में पहला होने वाला है कि भारत और ब्रिटेन के बीच में ट्रेड एग्रीमेंट कहां पर अटका हुआ है, कहां फंसा हुआ है। दूसरी बड़ी खबर जो कि कल पूरे समय अखबार के अंदर या फिर न्यूज मीडिया के अंदर सुर्खियों में रही, उस खबर में है भारत के अंदर नए संसद भवन का इनॉग्रेशन होना। आज इसके बारे में कुछ ग्लिम्स देखेंगे, जानेंगे कि क्या खास रहा, कुछ इवेंट की जो मेजर हाइलाइट्स हैं उनके बारे में जानेंगे। इसके बाद में तीसरी बड़ी बात जो सबसे ज्यादा जानने योग्य है वो ये है कि भारत ने वर्ष 2022 के अंदर चीता अफ्रीका से मंगवाए थे। जो चीता भारत में पहले कभी नहीं हुआ करता था, वो चीता मंगवाए गए थे। अब उन चीतों की लगातार मौत की खबरें आ रही हैं, कभी शावक मर रहे हैं, कभी चीते मर रहे हैं। तो ये बड़ा प्रश्न उठता है कि क्या भारत ने जो चीता माइग्रेट करवाए थे वो मिशन फेल हो रहा है? क्या भारत में अफ्रीका से मंगाए गए चीते सही से सरवाइव नहीं कर पाएंगे? ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये पर्यावरण से संबंधित, एनवायरमेंट इकोलॉजी से संबंधित काफी इंपॉर्टेंट मायने योग्य सवाल रहेगा। इसके बाद में इंडियन पॉलिटी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न जो आज के सवाल के अंदर जो महत्वपूर्ण रहेगा वो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा जाना कि जिला न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट न्यायालय जो हैं वो स्वतंत्रता मूल ढांचे का हिस्सा है, बेसिक प्रिंसिपल का हिस्सा है। और यह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा जाना अपने आप में एक बड़ा इंटरप्रिटेशन है और इससे जिला न्यायालयों को काफी संबल मिलेगा और उनकी जो न्याय में महत्वपूर्ण भूमिका है उसको एक नई पहचान मिलेगी। इसके साथ साथ हाल ही का एक अपडेट जिसमें यह देखा गया है कि जंतर मंतर पर जो पहलवान प्रोटेस्ट कर रहे थे उन्हें संसद भवन पर कूच करने पर गिरफ्तार कर लिया गया है। देश भर की तमाम प्रतिक्रियाएं आज के सेशन के अंदर हम जानेंगे। ठीक है, तो ये 5 बड़े मुद्दे जो कि कल तक सुर्खियों में थे, आज उन पर हमारा विषय कवरेज होगा। लेकिन इनमें से जो सबसे काम की खबर है, जो पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए है, वो पहली खबर काम की है और तीसरी खबर काम की है और 4th नंबर की जो खबर है ये काम की है। जैसा मैं हमेशा कहता हूं, हर खबर काम की नहीं होती है, लेकिन आपको अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि दुनिया में क्या चल रहा है इसके लिहाज से हम कुछ और बिंदुओं को भी कवर करते हैं। इसके साथ साथ क्वेश्चन, यहां पर ये 5 मुद्दे हैं। इसके बाद 6 से लेकर 15 तक के जो सवाल हैं हमारे, उन्हें आप लोगों को 1 लाइनर फॉर्मेट में उपलब्ध कराया जाएगा, 1 डे एग्जामिनेशन के लिहाज से उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये आपके लिए उपलब्ध हो जाएगा। एक जरूरी सूचना सेशन की शुरुआत में ही जान लीजिए, जो भी विद्यार्थी राजस्थान प्रशासनिक सेवाओं की हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए बैचेस का रजिस्ट्रेशन 1 तारीख से शुरू किया जा रहा है। 1 तारीख बोले तो 1 जून से आप लोगों के लिए बैचेस की ओपनिंग की जा रही है। उससे पहले आप लोगों से कम्युनिटी पोस्ट कराकर पूछा जाएगा कि आपको 16 सब्जेक्ट कितने टीचर से पढ़ने हैं, नंबर 1। नंबर दूसरा, 16 सब्जेक्ट पढ़ने की फीस क्या होनी चाहिए। कुछ इस प्रकार के सवाल आप लोगों से आज दिन भर पूछे जाएंगे, कल दिन भर पूछे जाएंगे, जब तक बैचेस का ओपनिंग नहीं होता। और आपसे देखा जाएगा कि आप कितनी फीस के अंदर क्या कुछ करना चाहते हैं। आज के सेशन के बाद में हमारे YouTube मीडिया पर, हमारे सोशल मीडिया पर आप सबसे इस प्रकार की पोल की जाएंगी, आप उन पे परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के मोटिवेशन से। आज का मोटिवेशन है, जो अपनी जिंदगी में कुछ पाना चाहते हैं वो समुंदर में भी पत्थरों के पुल बना लेते हैं। वास्तविकता में तो ये रामायण से जुड़ी पंक्ति है, जब भगवान राम ने लंका फतेह करने के लिए पुल समुद्र के ऊपर भी बना दिया था। कहने का मतलब यह है साथियों, ये अगर शाब्दिक अर्थ पर भी जाएं आप तो इसका सीधा सा अर्थ यह है कि यदि आप चाह लेते हैं कि मुझे कुछ करना है तो उस मांझी की तरह आप पत्थर की जगह, मांझी की तरह आप पहाड़ पर्वत को भी काट सकते हैं, भागीरथ की तरह गंगा ला सकते हैं। साथियों, ये सब जितने भी सवाल या ये चीजें बनी है ना, लाइन बनी है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के लिए ही बनी है। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी
जो भी धरती पर काम हुए हैं ये केवल विल पावर से हुए हैं। संभवतया हो सकता है जिस व्यक्ति ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किया हो वो आपके बराबर टैलेंटेड ना हो। जिस मांझी ने आज ना जाने कितने लोगों को मोटिवेट कर दिया एक पहाड़ को पूरी तरह काट कर, हो सकता है उसने कभी यूपीएससी का एग्जाम क्रैक ना किया हो, पर उसके द्वारा किया गया कार्य ना जाने कितने यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए आज भी मोटिवेशन का कारण होगा। अर्थ समझिएगा, आप जिस भी काम को कर रहे हैं उसमें आपका IQ कितना है, EQ कितना है, SQ कितना है, वो सब सेकेंडरी चीज है। आपकी विल पावर कितनी है उस काम में। आप कहते हैं ना, करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान। कहने का अर्थ है साथियों कि यदि आपके जीवन में आपने कोई दृढ़ इच्छा शक्ति ले रखी है कि मुझे ये करना है और पूर्ण समर्पण भाव से आप उस कार्य को करने निकले हुए हैं, तो फिर परिणाम स्वतः ही आपके सामने आकर के बिछ जाते हैं, है ना। तो इसी के साथ में अपने आप को, जो भी आपके लक्ष्य हैं, सुबह सुबह उन लक्ष्यों को पुनः दोहराएं। उन लक्ष्यों पर आप कितने समर्पित हैं उन्हें रिकॉल करें और आज के दिन का प्रारंभ करते हैं। मेरे साथ में रवि, सुरजीत, कृतिका, चंचल, रवि, सभी साथी जो उपस्थित हैं उन सभी को बेहद गुड मॉर्निंग। जल्दी से सेशन को साझा कर दीजिए, सभी साथियों को लाइव आने का इन्विटेशन भेजिए। सबसे पहला जो आज मुद्दा डिस्कस हो रहा है वो क्या है कि इंडिया और यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन अच्छा ये किस लिए इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी पेपर 2 और पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट है। आप सबको मालूम होगा इंडिया ने जनवरी 2022 के अंदर नेगोशिएशन ऑफ इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट शुरू किया था। अर्थात भारत ने यूके के साथ में बातचीत करना शुरू किया था कि हम एक दूसरे के साथ मुक्त व्यापार कैसे कर सकते हैं। बाय द वे, आप मुक्त व्यापार को समझें इससे पहले मैं हल्की सी ब्रीफिंग आपको दे देता हूं ताकि आप इस विषय पर थोड़ी सी पारंगत अपने आप को समझें। देखिए, केवल आसान भाषा में अगर समझने का हो तो यह समझिए कि दो देश जब भी एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं, उदाहरण के लिए आज हमने इंडिया और यूके का जिक्र किया, तो होता यह है कि हम लोग अपने सामान को जब दूसरे देश भेजते हैं तो दूसरे देश को डर लगता है कि कहीं यार ये लोग इस सामान को सस्ता ना बेच दें। सस्ता ना बेचने का अर्थ क्या होता है, उदाहरण के लिए ऐसे समझिए, आप में से बहुत सारे बच्चे अक्सर विदेशों का कंपैरिजन इंडिया से ऐसे ही करते हैं। कैसे? सर, यूके के अंदर पानी की बोतल 400 रुपए की आती है। कॉमन सोचिएगा, एक बार के लिए मैं आपको एक बेहद करीब रूप से समझा रहा हूं। कुछ सर इतने पाउंड की आती है। मान लीजिए सर, जैसे अभी जब मैं दुबई की यात्रा पर था तब हमने 400 रुपए की पानी की बोतल खरीद के पी। हालांकि ऐसा नहीं है कि वहां फ्री में पानी भी नहीं मिलता है, लेकिन जो अपने बिस्लरी का हाल है वो वहां पर उनके दिरहम में चलता है, तो 200 रुपए 300 रुपए कॉमन रेट है। आप एयरपोर्ट पे चले जाइए, कल एक ने पता नहीं कोई एवियाना करके ब्रांड बताया, 300 रुपए की पानी की बोतल। मैं कहा भाई साहब, हम बिस्लरी तलाश रहे थे, आप इसको पिला दिए। खैर, कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि आपके दिमाग में एक आइडिया एनी टाइम चलता है, क्या? अरे यार, यूके के अंदर 400 रुपए की पानी की बोतल है भाई। क्यों? क्योंकि अपन का दिमाग कैसे काम करता है, इतने पाउंड की बोतल है, इंडिया में इतने पाउंड का मतलब इतने रुपए होता है, तो इतना रुपया हुआ तो ये इतना रुपया हो गया। आपका दिमाग करेगा यार, अगर मान लो अपन यहां से 20 पानी की बोतलें मंगा लें 20 रुपए के हिसाब से, यार गुरु, एक बोतल 400 की जाती है, अपन तो यार सीधे माला माल हो जाएंगे। आपके अंदर अगला वास्को डिगामा जन्म ले लेता है। आपको लगता है अपुनिच भगवान है, अपुनिच ही भगवान के रूप में वास्को डिगामा का पुनर्अवतार है। व्यापार में 60 गुना मुनाफा अपन को ही कमाना है। अब वो जो भावना आपके अंदर आना शुरू होती है ना, अब ऐसी स्थिति में जब आपके दिमाग में यह विचार आना शुरू होता है व्यापार का, तो भाई ये देश बेवकूफ थोड़ी है जिसको ये समझ में आ जाए कि यार इंडिया से बोतल इतने की आती है, ये लोग इतने में बेचेंगे, तो हमारे देश के जितने भी ब्रांड हैं, भाई यूके के अपने भी तो ब्रांड होंगे ना जो दारू बनाते होंगे, वो पानी बनाते होंगे, क्योंकि दारू का मुद्दा है आज, उस पर डिस्कस करेंगे, इसलिए सवाल मुंह में से निकल गया। वो पानी बनाते होंगे, उनके अपने भी ब्रांड होंगे, तो वो कहेंगे सर इंडिया से अगर इतना सस्ता माल आ गया तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। इस बात से बचने के लिए ये लोग क्या करते हैं, ये लोग अपने देश में घुसने से पहले ही उसे बॉर्डर पर टैक्स के रूप में लगा देते हैं कि इंडिया वालों, तुम्हारा माल आएगा, बॉर्डर पर हमें ड्यूटी देकर जाओगे। इस ड्यूटी को बोलते हैं कस्टम ड्यूटी, कस्टम एंड एक्साइज अक्सर आप लोग सुनते हैं। ये वाली वो ड्यूटी है जो बॉर्डर पर वसूल ली जाती है, एक्साइज उत्पादन पर, कस्टम इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर। ठीक है, बोले आप यहां पर ये सामान हमें टैक्स के रूप में देके जाओगे। ये टैक्स कितना होता है भाई साहब? कई कई चीजों पर तो 200% तक टैक्स होता है।
150% तक टैक्स होता है, 100% तक टैक्स होता है। बोले क्या बात कर रहे हो? बोले हां। फिर एक बार अंदर चला गया तो फिर अलग प्रकार से टैक्स। ये क्यों लगाए गए? अपने मार्केट को बचाने के लिए। आई बात समझ में? सर एक बात बताओ, ये तो पानी के ऊपर आई आपने बात, चलो हमारा व्यापार समझ लिया आपने, लेकिन सर ऐसे कपड़ों का हाल भी होगा। भाई इंडिया में 2000 रुपए में ठीक ठाक पहनने लायक शर्ट मिल जाती है सर, बढ़िया जो छोटे मोटे ब्रांड चल रहे हैं उनकी मिल जाती है सर। टेक्निकली अगर मान लिया जाए 100 रुपए का एक पाउंड चल रहा है उदाहरण के लिए, सर अपना काम तो 20 पाउंड में बन गया। और यूके में जाओ तो शर्ट आपको 50 पाउंड से कम नहीं मिलेगी। सर मैं तो शर्ट का ही व्यापार कर लूं। आप जैसी सोच के लोग ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यापार करते भी हैं, इसमें कोई गुनाह नहीं है, लोग ऐसा करते भी हैं। लेकिन इन सब कामों में यहां पर एक बैरिकेड लगा हुआ है जिसे टैक्स कहा गया है। आई बात समझ में? ठीक है, अब रिवर्स चलते हैं। जो समझदारी आप में थी वो क्या इनमें नहीं होगी क्या? बोले यार एक बात बताओ, इंडिया में कौन सी चीज महंगी है? बोले सर इंडियंस जो है ना वो स्कॉच पीने के बड़े दीवाने हैं। स्कॉच? बोले हां। आपको मालूम होना चाहिए यूके के अंदर 4 किंगडम हैं, जिनमें से एक का नाम इंग्लैंड है, एक का नाम वेल्स है, एक का नाम स्कॉटलैंड है, एक का नाम नदर्न आयरलैंड है। अगर आपको याद हो हमने आपको ये 4 चीजें बताई हैं। स्कॉटलैंड की शराब स्कॉच के नाम से विख्यात हुई। बहुत सारी दुनिया की शराबें हैं जो इधर उधर विख्यात हुई, उनमें से स्कॉटलैंड भी था, अंगूरों से बनी शराब। स्कॉच इंडियंस की पसंद में से एक है। शराब के विभिन्न स्कॉच, वाइन, ये जितनी भी चीजें होती हैं, इनमें से जो शराब स्कॉटलैंड की स्कॉच फेमस हुई, इंडियंस को बड़ी पसंद है साहब। इंडियंस को स्कॉच पसंद है, लेकिन इंडिया में वो स्कॉच मिलती बहुत महंगी है। कितने की मिलती है साहब? क्योंकि स्कॉच हो भले ही यूके से, लेकिन इंडिया में भी उसकी नकल करके उन्हीं सभी इंग्रेडिएंट्स को डालकर अपना लोकल ब्रांड भी बना लिया। जैसे आजकल पेप्सी, कोका कोला जैसे दिखने वाले बहुत सारे पेय पदार्थ इंडियन मार्केट में तमाम प्रकार के बेवरेजेस कंपनीज ने बना लिए हैं। हमारी कॉपी तो है। आज भले ही मैकडी का बर्गर आता हो, लेकिन इंडिया में ना जाने मैकडी जिसे कितने सारे बर्गर के दुकानें खुल गई। कोई बर्गर फार्म खुल गया, कोई बर्गर किंग खुल गया, सब नकल के बंदर हैं। सब ने एक से बढ़कर एक नकल करके अपना लोकल प्रोडक्ट निकाल दिया। यूके ने कहा कि सर मैं आपके मार्केट में स्कॉच बेचना चाहता हूं। इंडिया ने कहा, अब स्कॉच मान लीजिए एक बोतल आ रही है 1000 रुपए की, उदाहरण के लिए बता रहा हूं, 1000 रुपए की बोतल आ रही है। यूके वालों ने कहा कि जनाब आपके यहां मैं स्कॉच बेचना चाहता हूं। हमारे इंडिया के व्यापारियों को पता चल गया कि सही मायने में तो स्कॉच की कीमत बहुत कम है, ये तो 500 रुपए में ही आ जाएगी। अगर यूके वालों ने भेजने की कोशिश की तो, यूके वालों ने भेजने की कोशिश की तो 500 रुपए में आ जाएगी। इंडिया के जो दारू बनाने वाले हैं उन्हें टेंशन हुई, वो सरकार के पास गए, माननीय अगर ये लोग इतनी सस्ती शराब हमें बेचने लग गए तो हमें तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। तो बोले चाहते क्या हो? बोले सर चाहते ये हैं आप इस पर टैक्स लगाओ। तो फिर साहब इंडिया ने टैक्स लगा दिया। इंडिया ने क्या टैक्स लगाया कि भाई तुम जितना स्कॉच दोगे उस पर 150%, 100% टैक्स दोगे, तब जाकर के हम तुम्हारी दारू बिकने देंगे। चलिए साहब, आपको ज्ञात हो कि इंडिया लगभग 3500 करोड़ रुपए का इनके साथ स्कॉच खरीदता है। अब इतने में अगर इतना टैक्स लग रहा है तो आप अंदाजा लगाइए कि कितना बड़ा वैल्यू है। ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी कंपनियां हैं जो इंडिया में ब्रिटेन से काम करती हैं, जैसे कार निर्माता कंपनी। अगर मैं सही हूं तो एमजी हेक्टर का नाम आपने सुना हो, एमजी ब्रांड है, मॉरिसन गैराज करके, है ना। वो कंपनीज यूके की हैं, इंडिया में अपना सामान बेचना चाहती हैं, लेकिन इंपोर्ट ड्यूटी के नाम पर। जैसे आपने देखा होगा मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, ये जितनी भी बड़ी गाड़ियां हैं, ये जो जर्मन मेड गाड़ियां हैं या फिर कोई यूएस बेस्ड गाड़ी है या यूके बेस्ड गाड़ी हैं, जो कार निर्माता कंपनी, जैसे टेस्ला अमेरिका की बड़ी कंपनी है, जी करके कंपनी जो है वो अमेरिका की बड़ी कंपनी, ऐसी कंपनीज का जब प्रोडक्ट इंडिया आता है, हार्ले डेविडसन यूरोपियन कंपनी है, ये जब इंडिया आती हैं तो इन्हें बड़ी मात्रा में इंडिया में टैक्स देना पड़ता है। टैक्सेशन क्यों देना पड़ता है? क्योंकि इंडिया को अपनी गाड़ियां चलानी है, इंडिया को टाटा चलानी है, इंडिया को महिंद्रा चलानी है, इंडिया को मारुति चलानी है, अपने लोकल ब्रांड्स को दबा के चलाना है। ऐसी स्थिति में इंडिया क्या करता है, उनका सेम प्रोडक्ट, आप जानकर आश्चर्यचकित होंगे, जो लोग विदेश नहीं गए हैं, मेरी अभी जब यात्रा मैंने देखी तो उसमें क्या था, इंडिया में जिस गाड़ी को खरीदना बड़ा गर्व का विषय माना जाता है, लेक्सस जैसी गाड़ियां हैं,
कोरोला एल्टिस जैसी गाड़ियां जिनकी कीमत मतलब लेक्सस इंडिया में लगभग 80 लाख से ऊपर की गाड़ी है, ये दुबई में टैक्सी बन के चल रही हैं और बड़ी मात्रा में टैक्सी चल रही हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया ने उनके इंपोर्ट पर इतना टैक्स लाद रखा है कि असल में वो गाड़ी 30-35 लाख की भी नहीं होगी, लेकिन इंडिया आते आते वो 80 लाख की पड़ जा रही है। ऐसे ही इंडिया के अंदर बहुत बड़ी गाड़ियां जिन्हें आप ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज मानते हैं, ये असल मायने में बाहर एक नॉर्मल गाड़ी की तरह है। क्यों? क्योंकि वहां पर उस गाड़ी का निर्माण हो रहा है और टैक्स हो नहीं रहा है। हमारे देश में अपने लोकल उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए उन पर कई कई गुना टैक्स वसूला जाता है ताकि हमारा व्यापार बढ़ा। बोले सर इसमें तो बुराई क्या है, ये तो अच्छी बात है ना, अपने देश के उद्योगों को बढ़ावा देना ये तो अच्छी बात है, बुरा क्या है इसमें? मैंने कहा बुरा कुछ नहीं है, लेकिन अगर आपको यह पता चले कि आपकी इन गतिविधियों के कारण ओवरऑल जो आपका व्यापार हो रहा है वो घाटे में जा रहा है, अब इसका क्या मतलब निकला, अब मैं आपको वो बताता हूं। देखो मेरे प्यारे साथियों, मान लो उदाहरण के लिए इंडिया यूके से व्यापार करके, आयात और निर्यात करके 50 बिलियन डॉलर का व्यापार करता हो। एक बार के लिए एक रफ नंबर ले लिया हमने। इस 50 बिलियन में से मान लीजिए इंडिया 2 बिलियन डॉलर का मुनाफा कमाता हो। भाई हम ट्रेड सरप्लस में रहते हैं यूके के साथ में, एक नंबर ले लीजिए इमेजिनरी। अब अगर हम इतना मुनाफे में रहते हैं, अब किसी ने हमसे यह कहा कि मान लीजिए कि आपने टैक्स कम कर दिए। बोले ठीक है, तो हो सकता है ये 2 बिलियन आपका 1 बिलियन ही रह जाए। बोले हां ये बात भी सही है, हो सकता है भाई टैक्स कम कर दिए तो हमारा मुनाफा कम रह जाए, ठीक बात है। लेकिन अगर आपने टैक्स कम कर दिए तो व्यापार बढ़कर के 50 बिलियन की जगह 100 बिलियन डॉलर भी तो हो सकता है। बोले हां यार ये तो किसी ने सोचा ही नहीं। तो अगर 100 बिलियन डॉलर व्यापार पहुंच सकता है, 50 बिलियन पर 1 बिलियन आप लाभ कमाते हैं, तो 100 बिलियन पर भी तो 2 बिलियन कमा लेंगे। बोले हां। बोले इसमें फायदा क्या हुआ? बोले इसमें फायदा यह हुआ कि लाभ तो आपका वहीं की वहीं रहा, लेकिन विचार करिए 100 बिलियन डॉलर का व्यापार बनाने के लिए आपके देश की जो कंपनीज हैं उन्हें कितना रोजगार मिल गया। आपके देश के जो लोग काम कर रहे हैं, जो फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, 100 बिलियन डॉलर का व्यापार अगर करेंगे तो सोच कर देखिए कि उन्हें कितना रोजगार मिलेगा। इसी को दिमाग में रखकर देश आपस में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातें करते हैं। दोबारा सुन लीजिए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का अर्थ हुआ दो देश आपस में व्यापार करते समय अपने टैक्सेस को मिनिमम कर देंगे। फ्री शब्द का अर्थ होता है 0% कर देंगे, लेकिन असल में 0 कभी नहीं हो पाता, क्योंकि 100% सामान में से 2-5% सामान ऐसे होते हैं जिन पर हर देश टैक्स वसूलना चाहता है। यह केवल कस्टम यूनियन जैसे कि यूरोपियन यूनियन, उनमें ही संभव है कि वो लोग एक दूसरे से टैक्स ना वसूलें। अदरवाइज भारत ऑस्ट्रेलिया का चाहे फ्री ट्रेड हो चाहे यूएई का हो, हम किसी ना किसी प्रोडक्ट पर कुछ ना कुछ परसेंटेज तो फिर भी लेते हैं, ताकि उनका आधिपत्य हम पर ना हो जाए और हमारा आधिपत्य उन पर ना हो जाए। फिर भी बाय एंड लार्ज इसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहा जाता है। उसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य होता है कि जो वर्तमान में वैल्यू है व्यापार की, उस वर्तमान वैल्यू को बढ़ाकर डबल कर दिया जाए। उससे सरकारों को तो राजस्व में ज्यादा लाभ नहीं होता, किसी भी देश की सरकार को, लेकिन सरकार का जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है वो है देश की जीडीपी को बड़ा करना। आप 50 बिलियन से जब 100 बिलियन जाएंगे तो जीडीपी ग्रो करेगी, नंबर एक। नंबर दूसरा, आपके लोगों को रोजगार मिलेगा, नए अवसर खुलेंगे, नई कंपनीज आएंगी, विदेशी निवेश आएगा। इसलिए दो देश आपस में मुक्त व्यापार समझौता करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को मुक्त व्यापार समझौते का जो मूल अर्थ है वो थोड़ा बहुत समझ में आया हो कि ये करना क्यों चाहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब चूंकि मैंने यहां पर आपको स्कॉच का नाम लिया, कार का नाम लिया, ये बड़ा इंटेंशनल था, यानी सोच समझकर लिया गया नाम था। बोले क्यों सर? इसके पीछे का कारण समझ लीजिए। यूके वाले इंडिया के साथ में जो मुक्त व्यापार चाहते हैं, उसमें जो बात अटकी हुई है 19वें राउंड की वार्ता के बाद भी, जो हाल ही में संपन्न हुई और वो वार्ता विफल रही। जनवरी 2022 से हम लोग बातचीत कर रहे हैं
कई लेवल पर बातचीत हो गई। अब 20वें लेवल की बात जून में होगी यूके जाकर के। लगातार बातें जो चल रही हैं वो दो मुद्दों पर अटकी हुई हैं। कौन से मुद्दे? यूके हमसे चाहता है, यूके क्या चाहता है कि इंडिया वाले एक तो स्कॉच पर, भाई स्पेलिंग नहीं आती अपन को स्कॉच की तो हिंदी में लिख दे रहे हैं, स्कॉच पर जो शराब है उस पर, और दूसरा जो गाड़ियां हैं ब्रिटेन द्वारा निर्मित उनके ऊपर टैक्सेशन में राहत दे। यानी कि कार में और स्कॉच में टैक्सेशन पर राहत दे। इंडिया सरकार अड़ी हुई है, नहीं देंगे। वहीं दूसरी तरफ इंडिया वालों ने भी पेच फंसा रखा है उनके लिए। इंडिया वालों ने कह रखा है कि तुम लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के नाम पर, क्योंकि तुम लोग तो पहले से ही डेवलप्ड कंट्रीज हो, तुम्हारे पास तो ऑलरेडी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, उन्हें तुम हमारे यहां भेज सकते हो, बेच सकते हो, लेकिन हम बदले में क्या दे सकते हैं? अब आपको मालूम होगा इंडिया में इतने लोग हैं कि अब लोगों की सप्लाई इंडिया कर सकता है। आप ऐसे समझिए, दुनिया के लोग तो व्यापार के लिए वस्तु बना रहे हैं, हम स्किल्ड लेबर बना रहे हैं। यानी हम लोग एक ऐसी इंडस्ट्री बन चुके हैं। और देखिए, वास्तविकता में इकोनॉमी की परिभाषा में प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर जो हम बात करते हैं, भारत सीधा लॉन्च ही टर्सरी सेक्टर में हुआ है, सर्विस सेक्टर में। और इंडिया ने अपने ह्यूमन रिसोर्स को भी एक कंपनी समझ लिया है। क्यों? क्योंकि इंडियंस जब विदेश जाते हैं तो इंडियंस एक आदत से पीड़ित रहते हैं, और वो क्या है? सेविंग की आदत। उनको लगता है कि 70% तो उनका कमाया हुआ बचना चाहिए, और बचा हुआ घर पर देना जरूरी होगा। ये हमारे यहां पर संस्कार हैं। अब देखिए, दुनिया की जो बड़ी इकोनॉमीज हैं वो जो कमाती हैं वो सेम डे खर्च करना चाहती हैं। इंडियंस की सेविंग की नेचर है, और इसी नेचर को इंडिया ने अपनी ताकत बना लिया। और क्या किया इंडिया? ये लोग तो बात कर रहे हैं कि हम लोग आपके यहां दारू देंगे, कार देंगे। इंडिया वाले क्या बात कर रहे हैं? सर सुनिए, हमें आपसे रोजगार चाहिए। हैं? बोले हम तो मोदी जी से रोजगार मांग रहे थे, इंडिया वाले यूके वालों से रोजगार मांग रहे हैं। जी हां, इंडिया ने यूके से कहा है कि देखिए, यदि हमारी किसी भी कंपनी ने आपके यहां इन्वेस्टमेंट किया तो हमें 10,000 वर्किंग वीजा यूके के अंदर अतिरिक्त चाहिए होंगे। मतलब सोच लो बेटा, यूके में 10,000 नौकरियां पक्की। इंडिया ने कहा कि तुम लोग तो, ये वो वाली बात हो गई, शादी में दहेज लेना कुप्रथा है। आई बात समझ में? तो एक काम करो, दहेज की जगह लड़की नौकरी वाली ले लो, ताकि उसकी तनख्वाह की ईएमआई पर कार भी ले लेंगे, उसकी तनख्वाह की ईएमआई पर बंगला भी ले लेंगे। बहुत कॉमन चीज है आजकल सरकारी नौकरों में ये। अपनी शादी जब होती है, पहले तरीका हुआ करता था कि भैया अधिकारी बन गए, बढ़िया दहेज लेंगे। समाज ने कहा दहेज कुप्रथा है, दहेज लेना गुनाह है, नहीं लेना चाहिए। बोले ठीक है, दहेज एक मुश्त पैसा था, नहीं लेंगे। लड़की नौकरी वाली दे दीजिए सर, दहेज विरोधी हैं हम। बोले फिर क्या करोगे? बोले फिर हम ये करेंगे, क्योंकि हमारे पास में वो मैडम आएंगी, मैडम से कहेंगे मैडम आपकी तनख्वाह तो बैंक में ही रहने दीजिए, आपकी तनख्वाह पर ही हम ईएमआई चलाएंगे घर की और कार की, और सब साथ साथ रहेंगे। ये प्रथा इंडिया ने अपनाई है। इंडिया ने कहा एफडीआई रहने दो, हमें क्या चाहिए? लड़की नौकरी वाली चाहिए। मतलब इंडियंस को नौकरी दे दो आप तो बस। उससे क्या होगा? इंडियंस नौकरी करने जाएंगे, बढ़िया पैसा कमा के घर आएंगे, और घर आकर के भाई साहब घर में इंडिया में डॉलर ही डॉलर होगा, पाउंड ही पाउंड होगा। ये इंडिया वालों की बल्ले बल्ले हो जाएगी। इंडिया ने पेच यहां फंसा दिया। इस बात पर वहां की जो सुलेवान, जो उनकी पहले ट्रेड मिनिस्टर भी रह चुकी हैं, वो फूली हुई हैं। उनने कहा कि साहब बात ऐसी है, हम किसी देश के लिए अपने वीजा नियमों में परिवर्तन नहीं कर सकते। इंडिया वालों को लगता है कि इनके लिए हम वीजा नियम में परिवर्तन हम नहीं करेंगे, तो बोले जाइए हम नहीं दारू पिलाएंगे अपने लोगों को। इतना लोग लिए बैठे हैं हम, जहां दारू प्रतिबंधित है वहां तक हम बिकवा देते हैं। तुम लोग कह रहे हो दारू के दाम के चक्कर में तुम हमारे लोगों को परमिशन नहीं दोगे, जाओ बेटा मत दो, हम भी नहीं कर रहे। इस आधार पर हमारी 19वीं डील। तो आप समझ लीजिएगा इंडिया और यूके की डील कहां फंसी, तो आंसर समझ में आ गया होगा इंडिया और यूके की डील कहां फंसी। अब उसको आप मतलब ऑफिशियल या पत्रों के माध्यम से देखना चाहो तो मैं दिखा देता हूं। चलो शुरू कर लेते हैं, आप इनको लेटर्स में मैच करते चलो। पहली बार हमने जनवरी 2022 में बातचीत करना शुरू की थी, लेकिन अब यह एग्रीमेंट अटका कहां है तो आप देख लीजिएगा। इंडिया मानता है 10,000 प्रोफेशनल वीजा दे दो, और ये लोग मानते हैं कि हमें स्कॉच में और कार में
टैक्स राहत दे दो। इन दोनों के बीच में जो वार्ता अटकी हुई है वो आपको समझ में आ जानी चाहिए। स्कॉटलैंड से जुड़ी कहानी है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है ये मैंने बोलकर सुना दिया। उन 19वां बोल दिया मैंने। 9th राउंड की जो बात है इन दोनों के बीच में वो अभी बिना कंक्लूजन के खत्म हुई है। अब नेक्स्ट राउंड की जो टॉक है 10th राउंड की, 19वां मेरे क्या है वो याद रह गया, गलवान वैली को लेकर के, इंडिया चाइना, ठीक है ना। तो ये नेक्स्ट राउंड की जो बात है ना वो इनके बीच में 10वें राउंड की अब फिर से होगी जून में। 9th राउंड जो है इनके वेस्ट हो चुके हैं। अब ये वापस से इसी बात को लेकर के बात कर रहे हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये बात प्रॉपर तरीके से अब समझ में आ गई होगी। क्लियर है। 10,000 प्रोफेशनल का मुद्दा, FTA कहां अटका है ये मैंने बता दिया। ये मैंने आपको पूरी तरह सारी बातें बता दी। कोई भी दिक्कत, कहीं कोई परेशानी हो तो बता दीजिएगा। हम लोगों के बीच में 1.3 लाख करोड़ का कारोबार होता है। हां, ये एक तथ्य और जान लीजिए। अगर हम बात करें इंडिया किसके साथ व्यापार कितना करता है, तो व्यापार के अंदर यूके जो है हमारा 15वां बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। 15वें बड़े ट्रेडिंग पार्टनर में अगर हम बात देखें कि टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन हमारी बेस्ट कौन सी है, तो 6th बेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन यूके है। और इंपोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो इंपोर्ट के अंदर यूके इंडिया के साथ में किसी भी नंबर पर नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो हम एक्सपोर्ट करते हैं। दूसरा, अगर देश देखें जिनके साथ हम व्यापार में फायदे में रहते हैं तो उनमें से लगभग $2 बिलियन का व्यापारिक फायदा हमें यूके से होता है, और नीदरलैंड के साथ $13 बिलियन का व्यापारिक फायदा होता है, और यूएस के साथ में $24.57 बिलियन का हमें फायदा होता है। बाकी जिनके साथ भी हम व्यापार करते हैं उनके साथ हम अक्सर घाटे में ही रहते हैं। आप घाटा देख सकते हैं। फिर आप पूछेंगे ये घाटा भरते कहां से हैं हम लोग? अपने लोगों को विदेशों में नौकरी करा करके जो फॉरेन रेमिटेंस मिलता है उस रेमिटेंस से हम उसे भर देते हैं। बोले कितना कमा लेते हो? बहुत बढ़िया, क्योंकि इंडिया टॉपर है रेमिटेंसेस के अंदर, ठीक है ना। क्लियर हो गया। इंडिया यूके को देता क्या है और हम यूके से मंगाते क्या है? हम यूके से मंगाते हैं रिफाइंड ऑयल, क्लोथिंग्स, टेलीकॉम, साउंड इक्विपमेंट, मैकेनिकल पावर जनरेटर, मेडिसिन, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। सेम इसी प्रकार से हम इनको ये चीजें यहां से भेजते हैं, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। भारत और यूके का जो व्यापार है वो बढ़कर के उम्मीद की जा रही है कि 20 साल में हमारा व्यापार बढ़कर के $41 बिलियन तक पहुंच गया है, जो कि $100 बिलियन तक पहुंचाना है। यह भविष्य का टारगेट है, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को यह बात समझ में आ जाएगी। ये मैडम है जिन्हें दिक्कत आती है, इन सबसे क्लियर कर दिया है मैंने। अब तो कोई दिक्कत है नहीं। यूके में 15 लाख भारतवासी रहते हैं, ठीक है। क्लोज्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसको और इकोनॉमीज के साथ में व्यापार नहीं करना होता है, जैसे नॉर्थ कोरिया, ठीक है, ठीक है। आकांक्षा लिख रही है सर आरएनए के नोट्स कैसे बनाएं? बेटा आकांक्षा, आरएनए के नोट्स मंथली, अभी 1 तारीख आ जाने दो, उसके बाद 1 से लेकर 7 तारीख के बीच में प्रॉपर नोट्स बन करके अपनी पाठशाला एप्लीकेशन, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, वहां पर आपको ई बुक सेक्शन में मिल जाएंगे। जो लास्ट मंथ में हमने पढ़ाया है उसका पूरा की पूरा कंटेंट एक ही जगह पर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी? फिर से मैं बता दूं, 1 ही तारीख के दिन हम लोग आपके सामने बैच अनाउंस करेंगे। बैच का मतलब है आरपीएससी कैटेगरी के अंदर जो विद्यार्थी हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं उनके लिए अपनी पाठशाला क्लासेस में रजिस्ट्रेशन प्रारंभ कर दिया जाएगा, कोर्सेज प्रारंभ कर दिए जाएंगे। 1 से लेकर 7 तारीख के बीच में ही एडमिशंस होंगे, और उन एडमिशंस में जो भी साथी अपने आप को एनरोल करना चाहते हैं वो 1 से 7 के बीच में अपने आप को एनरोल करेंगे। उससे पहले आपसे तमाम प्रकार की जानकारियां, जैसे कितनी फीस रखी जाए, मैंने लास्ट टाइम आपसे सर्वे कराया था। 16 सब्जेक्ट हैं तो 16 सब्जेक्ट के अंदर, हाँ 16 सब्जेक्ट हैं तो 16 सब्जेक्ट के अंदर राजस्थान की जितनी भी बड़ी संस्थान हैं उनकी फीस 50,000 से ऊपर है, 40-50 हजार रुपए टाइप से है। ऑनलाइन की फीस बता रहा हूं, ऑफलाइन तो लाख रुपए है। लेकिन आप ऑनलाइन में मुझसे कितनी फीस अपेक्षित करते हैं, अपेक्षा करते हैं, वो मैंने अक्सर आपसे कमेंट बॉक्स में पूछा है। आप बताते रहिएगा और हम आपके साथ में उसी विषय पर आगे बढ़ते हुए प्रॉपर टीचर्स के आपको मैं तस्वीर फोटो दिखा के कि कौन कौन पढ़ाने वाला है, क्या क्या पढ़ाने वाला है, कितने टीचर जुड़ने वाले हैं, वो सारी बातें आपके साथ साझा की जाएंगी, ठीक है। बाकी हम कैसे पढ़ाते हैं, क्या करते हैं, आप एप्लीकेशन पर जाकर हमारा डेमो वीडियो देख सकते हैं। क्लियर? फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। धन्यवाद।